हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे आईओसीएल नॉन एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। पिछले एपिसोड को हमने जब लाया था तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे जिसमें कि आंसर्स को लेकर के भी दिक्कत थे। बेसिकली एरर हो गए थे आंसर्स में हमारे जो टाइपिंग करने वाले स्टाफ्स हैं उससे, और साथ ही साथ उस वीडियोस में कुछ टेक्निकल इशू भी आ गए थे। ऑडियो को लेकर के ठीक से ऑडियो वगैरह क्लियर नहीं आ रही थी। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग एररलेस यानी कि फिर से एडिट करवाया है हमने पूरा क्वेश्चंस को, अच्छे से हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ 3-4 मिनट या 5 मिनट तक देखेंगे इस एग्जामिनेशंस के लिए लास्ट मोमेंट में आपको क्या चीजें करनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए इस एग्जामिनेशंस को लेकर के। मेरा पास्ट ईयर का एक्सपीरियंस स्टूडेंट के साथ कैसा रहा है, कितने स्टूडेंट सेलेक्टेड हैं हमारे साथ जुड़ करके हुए हैं, इन सभी चीजों के बारे में इन जनरल बातें करने वाला हूं ताकि थोड़ा बहुत आप लोगों का मोटिवेशन और ट्रस्ट बना रह सके। तो पूरा लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ इस एपिसोड में। पहले तो करंट अफेयर्स को देखेंगे, लेकिन हम लोग पहले बात कर लेते हैं एग्जामिनेशंस की स्ट्रेटेजी को लेकर के। जिनको नहीं देखनी है स्ट्रेटेजी वगैरह सब, वो लोग वीडियोज को स्किप करके बाद में देख सकते हैं जब ये लाइव सेशंस अपलोड हो जाएंगे। तो अभी तो ये लाइव है तो आगे नहीं बढ़ सकता है, तो पूरा लास्ट तक बनी रहिएगा। और जिन भी हमारे दोस्तों को किसी भी तरह का डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, कन्फ्यूजन होगा, वो सभी लोग डायरेक्टली जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे। किसी भी तरह का डाउट, क्वेश्चन, कंफ्यूजन अगर आप लोगों को होंगे तो इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं, आज के इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इस एग्जामिनेशन के बारे में हम लोग जानते हैं, चाहे वो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट का पोस्ट हो, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट हो, या फिर इंजीनियरिंग असिस्टेंट कह लीजिए ग्रेड 4 के लिए, या फिर टेक्निकल अटेंडेंट का पोस्ट हो। ठीक है, ये चीजें क्लियर है। टेक्निकल अटेंडेंट का बारी बारी से सभी पोस्ट के लिए मैं बातें करने वाला हूं, दोनों के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहती है और किस तरह से आपको एग्जामिनेशंस के लास्ट मोमेंट में किन किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए ताकि आपका सिलेक्शंस के चांसेस बढ़ सके। ठीक है, तो देखिए, जूनियर इंजीनियर जो असिस्टेंट ग्रेड 4 है, इसमें बेसिकली इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं जिन्होंने की फॉर्म को अप्लाई किया है। ठीक है, तो इसका जो एग्जामिनेशन होगा, और लगभग में एग्जामिनेशन पैटर्न जो है वो टेक्निकल अटेंडेंट कहें या जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट कहें या इंजीनियरिंग असिस्टेंट कहें, सबका एग्जामिनेशन पैटर्न सेम ही है। ठीक है, एक बार ओवरव्यू ले रहे हैं जस्ट हम लोग। तो इसमें क्या है, बेसिकली आपका दो पार्ट में एग्जामिनेशन बटा हुआ है। एक टेक्निकल पार्ट जिसमें कि आपका 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट या इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई किए हैं तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और अगर आपने टेक्निकल अटेंडेंट के पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो टोटल इस बार जो है 14 आईटीआई ट्रेड वाले कैंडिडेट चूंकि एलिजिबल थे, इसीलिए संभावनाएं हैं कि अलग अलग ट्रेड के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि आईटीआई में इलेक्ट्रीशियन हो गया, फीटर हो गया, इलेक्ट्रोमैकेनिक हो गया, टर्नर हो गया, वायरमैन हो गया, है ना। इसी तरह से बहुत सारे ट्रेड हैं, टोटल 14 ट्रेड हैं। सभी ट्रेड के कुछ कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया टेक्निकल सेक्शन। और नॉन टेक्निकल सेक्शंस को अच्छे से समझिएगा। नॉन टेक्निकल सेक्शन जो होते हैं वो आपका 25 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, 25 मार्क्स में भी दो पार्ट बटा हुआ होता है। एक पार्ट होता है आपका मैथमेटिक्स का, जिसको जनरल एप्टीट्यूड कहते हैं, जो कि 15 क्वेश्चन आते हैं आपका मैथ्स से। किससे? मैथ्स से। और जो 10 क्वेश्चन रह जाता है, ये 10 क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ आते हैं। क्या क्या आते हैं? जीके आता है, जीएस आता है, और करेंट अफेयर्स आता है। ठीक है, ये सभी चीजों का मिक्सचर होता है। अब बहुत ज्यादा स्पेशल अटेंशन देने की जरूरत नहीं है इस एग्जामिनेशन के लिए करंट अफेयर्स का। अभी जो मैं आप सभी के लिए 117 क्वेश्चंस का कल क्लासेस को लेकर के आया था करंट अफेयर्स का, उसमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स में एरर हुए थे। मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं, और उसको हमने अपने एडिटिंग टीम को बोल भी दिया है कि उसको ठीक करने के लिए, और आज मैं दिखाऊंगा भी आप सभी को। आप लोग उसको डाउनलोड करके भी अच्छे से देख सकते हैं। तो यहां पर देखिए, क्या करंट अफेयर्स के लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत है क्या? नहीं। क्या इससे क्यों नहीं होना है? क्योंकि वेटेज जो रहता है करंट अफेयर्स का, वो मुश्किल से 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन, मुश्किल से। ये भी कम हो जाता है, कभी कभी एक आध क्वेश्चन दिखते हैं करंट अफेयर्स में, ऐसा भी हुआ है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा इसके पीछे परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप लोग चूंकि कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोग यह भी जानते हैं कि एक एक मार्क्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है।
ठीक है। तो अगर आपको इजी वे में मिल रहा हो करंट अफेयर्स तो एक बार देख लेनी जरूर चाहिए। ऐसा नहीं कि जानबूझ करके छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन अगर नहीं मिले इजीली तो बहुत ज्यादा उसके पीछे परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इसका जीके और जीएस जो है इसका कोई फिक्स्ड सिलेबस नहीं है कि आप ये चीजों को पढ़ के चली जाइए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत अच्छा, सबको राम राम सर जी, राम राम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये चीजें समझ में आ गया, आप लोगों को क्लियरिटी आ गया कि करंट अफेयर्स के लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होनी है, जितना मिला है वो सफिशियंट है। अगर किसी भी क्वेश्चंस के आंसर्स में आपको लगता है कि गलत है आंसर, या आपको लगता है कि नहीं इसका आंसर दूसरा होना चाहिए, तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, आजकल तो इंटरनेट की दुनिया है। चलिए, तो आप समझ गए होंगे करंट अफेयर्स के लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये चीजें क्लियरिटी के साथ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जीके जीएस के लिए भी इसका कोई फिक्स्ड सिलेबस नहीं है, लेकिन हाँ, जो हमने आप सभी को सैंपल पेपर कराया है, ठीक है, तो वो सैंपल पेपर में जो हमने क्वेश्चंस डाली है, संभावनाएं हैं कि वहां से क्वेश्चंस दिख सके। चैलेंज नहीं कर रहा हूं, संभावनाएं हैं। और ये संभावनाओं का बात इस वजह से मैं कर पाता हूं क्योंकि पिछले साल जो हमारे इंस्टीट्यूट से जो कैंडिडेट इनरोल्ड हुए थे और उन्होंने सिलेक्शंस लिया है, ये बात भी सच है दोस्तों। मैं कोई भी चीजों को बहुत ज्यादा घुमा फिरा के बातें नहीं करना चाहता हूं। जितने भी कैंडिडेट हमारे बैचेज में इनरोलमेंट लेते हैं या फिर हमारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में भी ज्वाइन होते हैं, सभी को तो मैं सिलेक्शंस नहीं दिला सकता, क्योंकि रियलिटी ये है कि जितने कैंडिडेट ज्वाइन होते हैं उससे कम वैकेंसी आते हैं। यानी कि इसको दूसरा भाषा में अगर कहूं तो जितने वैकेंसी नहीं आते हैं उससे ज्यादा कैंडिडेट हमारे बैच में इनरोल्ड हो जाते हैं। तो सभी को तो सिलेक्शंस मैं नहीं दिला सकता हूं, और मैं सिलेक्शंस दिलाने वाला कोई नहीं होता हूं। सिलेक्शंस आप लोग खुद लेते हैं अपने मेहनत से। मैं जस्ट एक आप लोगों को गाइडेंस देता हूं, आप लोगों को थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करता हूं, कंटेंट से आप लोगों को मदद करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, आप लोग सहमत होंगे सभी कोई इस बात से। तो बेसिकली जो है यहाँ पर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे, उस सब का सभी का एक्सपीरियंस जो है, बेसिकली जितने चीजों को मैं बता रहा हूं उसको अच्छे से करिए। और इस एग्जामिनेशंस में होता क्या है, कभी कभी फ्लो टूट जाता है, आप लोगों का बीच बीच में कमेंट देखने लगता हूं, तो चलिए कोई बात नहीं, आएगा तो फिर बताऊंगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आया है कमेंट में, सर निगेटिव मार्किंग नहीं है क्या इसमें? तो देखिए, इस एग्जामिनेशन में निगेटिव मार्किंग नहीं है, आप सभी को पता होनी चाहिए ये सब चीजें। अगर नहीं है पता अभी तक तो इसका मतलब आप क्या कहते हैं उसको, बहुत एक्टिव स्टूडेंट के रूप में नहीं आप काउंटिंग किए जाएंगे। एक्टिव स्टूडेंट का मतलब है कि आपने नोटिफिकेशंस जब आई तो उसके सारे नोटिफिकेशंस को अच्छे से आपने पढ़ा था। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो दो दो फॉर्म को भर दिए, अच्छे से नोटिफिकेशंस को नहीं पढ़े थे। मैं ऐसा डायरेक्टली नहीं कह रहा हूं कि वो कैंडिडेट एक्टिव नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये साइन तो है इनएक्टिव स्टूडेंट का ही ना। तभी ना दो फॉर्म भर दिए और एडमिट कार्ड नहीं आया है, तो कमेंट सेक्शंस में आप पूछते रहते हैं सर एडमिट कार्ड मेरा नहीं आया है कि नहीं है? तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं ना, तो डेफिनेट सी बात है आपको हर एक तरह से आपको एक्टिव रहने की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, चलिए टू द पॉइंट आते हैं फिर से। तो इस एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसीलिए सारे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन ठहर जाइए, हमारे इंस्टीट्यूट से ही कुछ बच्चों ने ऐसा किया था पिछले साल, पूरा क्वेश्चंस को बढ़िया से बना के आया था, सभी कोई सारा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आया था। लेकिन आईओसीएल का जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है ना, जो सिर्फ तुक्का लगा के आता है ना, उसका सिलेक्शन से श्योर शॉट नहीं होता है। तो सिर्फ तुक्का पे बिलीव नहीं करना है, क्योंकि इसका नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है और सब एग्जामिनेशन के कंपैरिजन में। तो सिर्फ तुक्का पे बिलीव नहीं करना है। पहले वो सारे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करिएगा जो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे से आते हों। यानी कि आपको कंप्यूटर, आप लोग को पता है कि इस बार जो एग्जामिनेशन हो रहा है फर्स्ट टाइम सीबीटी एग्जामिनेशन हो रहा है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन हो रहा है। आईओसीएल का ये फर्स्ट टाइम सीबीटी एग्जामिनेशन हो रहा है, और ये जो वैकेंसी है फर्स्ट टाइम सारे प्लांट, सारे यूनिट और दोनों डिवीजन के वैकेंसीज को कंबाइंड करके इस बार लाया गया है। ये फर्स्ट टाइम हुआ है ऐसा। तो इसीलिए दोस्तों बहुत कुछ इस बार गेम चेंजर होने वाला है। इस बार सिलेक्शंस के आपके चांसेस भी ज्यादा हैं। समझ रहे हैं बात को? अगर आप स्मार्ट अप्रोच के साथ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो इस बार आपके सिलेक्शंस के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, हर एक बातों को मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं हमारे वीडियोस के ही कमेंट सेक्शंस को देखते होंगे, तो बहुत सारे कैंडिडेट को तो एडमिट कार्ड ही नहीं आया है। फॉर्म भर दिए, दो दो फॉर्म, एडमिट कार्ड ही नहीं आया है।
तो ये लोग भी एक तरह से कह लीजिए कि अगर इसको हम लोग भीड़ कंसीडर करके चलें तो ये लोग भी हट चुके हैं आप लोगों के कंपटीशन से, पहली बात। दूसरी बात क्या, बहुत सारे कैंडिडेट को बहुत कुछ पता नहीं है अभी भी, क्योंकि मैं इस चीज को ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं तो बहुत सारे कैंडिडेट के बारे में कमेंट आता है, कॉल आता है, तो बहुत चीज पता है ना, तो अवेयर नहीं है। तो रियल में कंपटीशन जो है ना बहुत कम नंबर ऑफ कैंडिडेट के साथ आपका है। अगर आप अच्छे से सॉल्व करके जाते हैं, क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करके करते हैं एग्जामिनेशन में जाके सीरियसली, तो चांसेस हैं इस बार सिलेक्शन आपका इसमें हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब मुद्दा पे आते हैं, फिर बातें हम लोग यहाँ पर करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस साल जो है सीबीटी एग्जामिनेशन होने जा रहा है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन होने जा रहा है। और आप सभी को पता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है ये ऑनलाइन कंप्यूटर पे होता है, और इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे। तो आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का जो रणनीति होना चाहिए, आपका जो स्ट्रेटेजी होना चाहिए, एक बार आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 100 तक स्पीड से, पूरा स्पीड से आपको क्रॉस कर देनी चाहिए। यानी कि एक झलक सारे क्वेश्चंस को आपको देख लेनी चाहिए। कौन सा क्वेश्चन आपको क्वेश्चन के देखते ही आपको आंसर पता चल जाते हैं, और कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें थोड़ा सा टाइम लगाएंगे तब उसका आंसर पता चलेगा, और कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो पूरा टाइम देने के बाद तब सॉल्व होगा, यानी कि 2 मिनट लगने वाला है समय। तो इस तरह के आप कैटेगराइज कर सकते हैं। तो एक बार जो है आप टारगेट लीजिए कि एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 100 तक हमको विजिट करनी है 20 मिनट तक में। 20 मिनट में हमको जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 100 तक मूव करते चलना है। क्वेश्चन देखना है, अगर आंसर पता चला सही ऑप्शन पे टिक करेंगे, नेक्स्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सही ऑप्शंस पता है तो नेक्स्ट, नहीं है पता तो हम लोग फिर भी नेक्स्ट कर देंगे, कोई ऑप्शंस पे क्लिक नहीं करेंगे। ठीक है, अभी समझ रहे बात को। देखिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सभी क्वेश्चन में टिक करते 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 आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करिएगा, सिलेक्शन हो सकते हैं। इस वजह से मैं ये सभी चीजों को समझा रहा हूं लास्ट मोमेंट में। ठीक है, तो पहला स्टेप को आप 20 मिनट में कंप्लीट कर लिए, फिनिश कर लिए इसको, है ना। इसके बाद जो है बेसिकली दूसरा स्टेप जो होगा उसमें आप देखेंगे वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा जिसमें आप थोड़ा बहुत टाइम देना पड़े तो सॉल्व हो सकता है। जैसे बेसिक टाइप का न्यूमेरिकल रहेगा, जैसे अगर मैं बात करूं जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट प्रोडक्शन के लिए, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए, अगर मॉलिक्यूलर मास पूछ दिया फाइंड करने के लिए, मोलर मास कह दिया फाइंड करने के लिए, तो ये एक बेसिक सा न्यूमेरिकल है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए, किसी भी एलिमेंट का आपको क्या चाहिए, एटॉमिक मास याद होना चाहिए, वो याद नहीं आ रहा है। थोड़ा सा आप सोच रहे हैं, लॉजिकली निकालने का कोशिश कर रहे हैं, है ना, तो उस सिचुएशन में आप थोड़ा बहुत टाइम डिवोट कर सकते हैं। या अगर मैं बात करूं जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए, तो इसमें क्या क्या आ सकते हैं, बेसिक न्यूमेरिकल आ सकते हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से, सर्किट थ्योरी से, है ना, सर्किट बेस क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे केसीएल केवीएल बेस। हालांकि न्यूमेरिकल वगैरह सर्किट बेस सब आता नहीं है, बहुत रेयरली दिखेगा आपको। बेसिक फॉर्मूला बेस, यानी कि जैसे कि मान लीजिए वोल्टेज निकालने के लिए पूछ दिया, करंट निकालने के लिए पूछ दिया, या फिर आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए बोल दिया, पावर फैक्टर निकालने के लिए बोल दिया। बेसिक अगर कुछ न्यूमेरिकल आ गए जिसमें कि आप अपना 1 मिनट टाइम या फिर 40 से 50 सेकंड टाइम को एक्स्ट्रा दे करके अगर आप उस क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको सेकेंड टर्म जो आप मारेंगे उसमें सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस को भिड़ेंगे, उसमें आपको बेसिकली ये सारे क्वेश्चंस को निपटा देनी चाहिए। ये हुआ सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेज में आपको टाइम को बचाना है, और थर्ड स्टेज में आपको वो सारे क्वेश्चंस को करने हैं जो क्वेश्चन में इससे थोड़ा सा ज्यादा समय देकर के किया जा सकता है। ठीक है, तो आप क्या किए, थर्ड 3 लेवल में आपने एग्जामिनेशंस को दिया, आप बात को समझ रहे हैं, तो सारे क्वेश्चंस को आपने सही किया है अटेम्प्ट। अब आपके पास लास्ट मोमेंट में मे बी आपके पास 5 मिनट का टाइम बचा हुआ होगा, कितना, 5 मिनट का टाइम, और उसी में आपको कंप्यूटर पे वार्निंग वगैरह सब भी दिखने लगता है कि आपके पास 5 मिनट का टाइम है, या एग्जाम सेंटर पे बोल भी देते हैं कि अब 5 मिनट बचा हुआ है, या आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे वहां पे टाइमिंग दिखते भी रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वहां पर 5 मिनट के लास्ट मोमेंट में जो जो क्वेश्चंस छोड़े होंगे आप, ठीक है, जो आपसे किसी भी एंगल से नहीं बना,
जो बहुत टफ लगा आपको, जिसके बारे में आप क्वेश्चंस के बारे में आपको कभी हवा ही नहीं लगा था, जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है उस क्वेश्चंस के बारे में, तो वो क्वेश्चंस में आप तुक्का लगा सकते हैं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बू करके, जो आपको सही लगे उसमें टिक करके चले आइएगा। इससे क्या होगा, बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे वो कम रहेंगे जिसमें आपने तुक्का लगाया है, तो इससे आपका चांसेस जो रहेंगे सिलेक्शंस के वो इंक्रीज कर जाएंगे, बढ़ जाएंगे। आप बातों को समझ रहे हैं मेरा सारा? तो आपको 3 लेवल में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करनी है। पहला लेवल में रिपीट कर देता हूं मैं, कंक्लूजन के रूप में, समरी के रूप में, पहला लेवल में आपको वो सारे क्वेश्चन को करने हैं जो आप क्वेश्चन देखते ही जिसका आंसर खट से आपके ब्रेन में आ जाता है, उस क्वेश्चंस को पहली बार अटेम्प्ट करना है। दूसरा वाला लेवल में या दूसरा स्टेप्स में आपको वो सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं जिसमें आप थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम को डिवोट करके क्वेश्चंस को सही अटेम्प्ट कर सकते हैं। तीसरा स्टेज में वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जिसमें थोड़ा सा ज्यादा समय को देकर के आप सही अटेम्प्ट करने का कैपेबिलिटी रखते हैं, आपको लगता है कि नहीं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ज्यादा समय देंगे तो ये क्वेश्चन हम सही से बना सकते हैं, हमको ये कॉन्सेप्ट पता है, वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और लास्ट मोमेंट में जब टाइम नहीं बचेगा, ठीक है, 5 मिनट बचा हुआ रहेगा, तो जो भी क्वेश्चन बचा हुआ रहेगा उसमें तुक्का लगाइएगा। कोशिश करिएगा कम से कम क्वेश्चन में तुक्का लगाने का नौबत आए, है ना, ज्यादातर क्वेश्चंस को सही अटेम्प्ट करने का प्रयास करिएगा, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन के चांसेस अच्छा रहेंगे। कुछ कुछ बच्चे जो है हमारे, ये बच्चे कहना सही नहीं रहेगा, बहुत सारे एक्स सर्विसमैन भी हमारे बैच में इनरोल्ड हैं, ठीक है, फ्लो में कभी कभी निकल जाता है, लेकिन चीजों को आप लोग समझिए अच्छे से कि यहाँ पर बेसिकली जो बहुत सारे कमेंट में क्वेश्चन आता है, सर इस बार कट ऑफ कितना जाएगा, कितना क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना सेफ रहेगा। देखिए दोस्तों, सच बताऊं, ऑनेस्टली अगर आप सभी को मैं बताऊं, तो इस बार कट ऑफ प्रिडिक्ट करना, इस बार कुछ भी चीजों को प्रिडिक्ट करना, ये एक तरह से कह लीजिए कि व्यूज लाने के लिए यूट्यूब पे तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन रियलिटी में इस बार बहुत कुछ अनप्रिडिक्टेबल होने वाला है ना। और मैंने जब रियलिटी आप सभी से शेयर किया है और सभी यूनिट का पास्ट ईयर का कट ऑफ कितना गया था, अलग अलग यूनिट का कट ऑफ कितना गया था, वो सब चीजें बकवास है। अभी अगर मान के चलिए हल्दिया रिफाइनरीज में या फिर मथुरा में जो आईओसीएल का रिक्रूटमेंट आया था उस यूनिट में, तो पिछले साल क्या कट ऑफ गए थे उससे आपको इस बार कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इस बार आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है कि ये कंबाइंड वैकेंसी जो है, इस बार जो कट ऑफ प्रिपेयर होंगे वो अलग होगा, डिफरेंट होगा सब चीजों से। वो सेपरेटली यूनिट वाइज आते थे वैकेंसीज, इस वजह से उसमें अलग चीजें दिखती थी आप सभी को, है कि नहीं है। तो इस बार कट ऑफ के बारे में ध्यान नहीं देना है, बस टारगेट यही रखना है आप सभी को कि जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चन जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके राइट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, सही क्वेश्चन जितना ज्यादा हो सके अटेम्प्ट करनी है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर टेक्निकल सेक्शंस में आप लोगों को जो सैंपल पेपर हमने प्रोवाइड करी है वो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो हैं ही उसमें सिलेक्शंस किए हुए, ठीक है, उसमें स्पेशली हम लोगों ने मेहनत करी है उसके पीछे। देखिए, ये तो वादा करना आप सभी से सही नहीं होगा कि जो हमने सैंपल पेपर को पढ़ाया है सेम वहीं से क्वेश्चन आ जाएगा, और ये कोई भी टीचर नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं इतना जरूर आप सभी से दोस्तों कह सकता हूं, क्योंकि हमने मेहनत करी है, हमारी टीम ने मेहनत करी है, तो ये चीजें मैं जरूर कह सकता हूं कि क्वेश्चन के लेवल यही रहेंगे, क्वेश्चन के पैटर्न यही रहेंगे, क्वेश्चन के लैंग्वेज भी में भी यही रहेंगे। हो सकता है खुदा न खास्ता, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली भी रिपीटेड देखने को मिले, ठीक है। तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं सभी चीजों को कि मैं वायदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन चांसेस है कि क्वेश्चंस आपको सैंपल पेपर से देखने को मिल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग अच्छे से प्रॉपर वे में रिवीजन करिए, जिन्होंने भी सैंपल पेपर को सॉल्व किया है अच्छे से प्रॉपर वे में, लास्ट मोमेंट में देखिए कोई भी चीजों को ज्यादा नया चीजों को पढ़ने के पीछे मत भागिए, है ना। जितना अच्छा आप ही कॉमन सेंस लगाइए, अगर आप लोगों को हमने 10 सैंपल पेपर मिनिमम प्रोवाइड किया है, इसका मतलब क्या है, अगर एक सैंपल पेपर में 75 क्वेश्चंस हैं, है ना, तो टोटल कितना सैंपल एक सैंपल पेपर में है, तो टोटल कितना 750 जो हो गया, ये आपको टेक्निकल के क्वेश्चंस हो गया जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डाले गए हैं, ठीक है। कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, मैं मानता हूं बहुत बेसिक क्वेश्चंस सब भी दे दिए गए हैं, और बहुत सारे कैंडिडेट का कहना है कि सर इतना बेसिक क्वेश्चंस तो एग्जामिनेशंस में नहीं आता है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, लेकिन है क्या कि इस एग्जामिनेशंस की जब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप रियलिटी में देखेंगे ना, तो यूनिट बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बेस्ड ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके पीछे का लॉजिक रीजन भी जो है हमने आपको दूसरे वीडियोस में बताई है,
तो आपको इस चीजों को बेसिकली सिस्टमेटिक वे में चीजों को समझनी होंगी। क्या लॉजिक है, थोड़ा सा सुन लीजिए अगर सुनना चाहते हैं तो। लॉजिक ये है, देखिए दोस्तों, अगर ये बहुत ज्यादा टफ लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे तो और का टफ चल जाएगा नीचे, क्योंकि जो आईओसीएल का वैकेंसी आता है ना, इसमें नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए जनरली एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट ही इसमें एलिजिबल होते हैं। कौन लोग एलिजिबल होते हैं? एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट। इस बार ना वैकेंसीज को कंबाइन कर दी गई है दो पार्ट वाला को, दोनों डिवीजन के, रिफाइनरीज डिवीजन को और पाइपलाइन डिवीजन को, दोनों वैकेंसीज को कंबाइन कर दी गई है। तब ना एक्सपीरियंस वाले भी और नॉन एक्सपीरियंस वाले भी एलिजिबल हैं। लेकिन जनरली जो वैकेंसी आता है नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, उसमें एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट ही एलिजिबल होते हैं। तो लॉजिक समझिएगा इस चीजों का। देखिए, पाइपलाइन डिवीजन में तो फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सभी को पता होगा, क्लियर होगा ये चीजें। रिफाइनरीज डिवीजन में जितने भी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आई हुई है, उसमें क्या है, एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट ही सिर्फ एलिजिबल है फॉर्म को फिलअप करने के लिए। ओके, क्लियर है। देखिए, जितने भी एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट होते हैं, उन्होंने डिप्लोमा जो होता है, या डिप्लोमा कह लीजिए, डिप्लोमा जो किया होता है, वो कह सकते हैं कि करने के, डिप्लोमा जब फाइनल हुआ रहता है तो फाइनल ईयर के 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर के डेफिनेटली गैपिंग रहता है। और टेक्निकल चीज ऐसा रहता है, आप सभी लोग जानते हैं कि आप 2-3 साल तक सभी कंटेंट को याद नहीं रख सकते हैं। जब आप ट्रेनिंग में जाते हैं, कहीं जॉब करते हैं, एक्सपीरियंस लेने जाते हैं, तो वहां पर जरूरी नहीं है टेक्निकल कंटेंट सारा डिप्लोमा में जितना आपने पढ़ा था सभी कुछ याद रहता है आपको। तो एजुकेशनल वाइज, नॉलेज वाइज टेक्निकल में उतना एडवांस नहीं हो पाता है, सारे कैंडिडेट अपने आप को मेंटेन नहीं रख पाता है 2-3 साल तक आफ्टर कंप्लीटिंग द डिप्लोमा। समझ रहे बात को? तो क्वेश्चंस का लेवल अगर बहुत अप कर देंगे, तो बहुत अप वाले कैंडिडेट तो इस एग्जामिनेशन में पहली बात तो लेवल के स्टूडेंट बैठेंगे नहीं, पहली बात। दूसरा बात, अगर बैठेंगे तो इसमें एक्सपीरियंस्ड वाले कैंडिडेट एक्सपीरियंस लेने के चक्कर में नॉलेज को गेन, बेसिकली नॉलेज वाला चीजें और एक्सपीरियंस दोनों साथ रख करके बहुत रेयर स्टूडेंट सब दिखते हैं, जो कि एक्सपीरियंस भी है उनके साथ और नॉलेज भी पूरा करंट में पूरा नेक्स्ट लेवल का है। समझ रहे हैं बात को? तो ये चीजें हैं। जिसका नेक्स्ट लेवल का नॉलेज है, वो फिर गेट एग्जामिनेशन की तैयारी करता है, वो फिर ईएससी का तैयारी करता है। समझ रहे हैं बात को? तो मतलब बीटेक करके डिप्लोमा लेवल पे ये चीजें, तो इस वजह से कट ऑफ वगैरह सब जो जाते हैं और क्वेश्चन के लेवल को जान करके बेसिक बनाया जाता है, क्योंकि स्टूडेंट का जो एजुकेशनल मतलब टेक्निकल नॉलेज का लेवल रहता है, वो भी इस लॉजिक के साथ थोड़ा सा कर सकते हैं। गैप होने की वजह से क्या हो जाता है, उतना नेक्स्ट लेवल के न्यूमेरिकल वगैरह से प्रैक्टिस नहीं किए हुए होते हैं, तो कट ऑफ भी कम जाते हैं इस एग्जामिनेशन के। ठीक है, लेकिन इस बार कुछ गेम चेंजर हो सकता है, कुछ भी मैं कट ऑफ वगैरह सब के बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूं आप सभी को। ठीक है, तो आप सभी लोग जितने लोग भी लाइव देख रहे हैं, और भी किसी को किसी भी तरह का डाउट है, क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है इस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशंस को लेकर के, तो डायरेक्टली आप लोग जो है चैट सेक्शंस में लेकर के पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप सभी के कमेंट को भी एक एक करके पढ़ रहा हूं। ठीक है, किसी को भी कुछ भी पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। बहुत सारे कमेंट आए हैं, मैं एक एक करके 1 मिनट बस कमेंट देख लेता हूं सभी का। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वो तो मैंने बता दिया है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। कतारा दीपेश का आया है, आपका वीडियो काफी अच्छा है, थैंक यू सो मच इसके लिए। ठीक है, इसके बाद गुजराती लैंग्वेज एमसीक्यू में आएगा? नहीं आएगा, सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में रहेगा क्वेश्चन। फीटर ट्रेड अलग से पेपर है क्या? पेपर आएगा? नहीं नहीं। देखिए, टेक्निकल अटेंडेंट के पोस्ट के लिए कोई भी ट्रेड के लिए सेपरेट ट्रेड वाइज क्वेश्चंस नहीं बनाए जाएंगे, कंबाइंड यूनिवर्सल पेपर को रेडी किया जाएगा। ध्यान से सुन लीजिए। उसी तरह से जब आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई किए हैं, अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई किए हैं, तो जरूरी नहीं है सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के क्वेश्चन तो रहेंगे ही, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स के भी क्वेश्चंस रहेंगे, साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल के भी कुछ कॉमन पेपर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसके लिए तैयार रहिएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। अब कॉमन पेपर जब भी मैं बोलता हूं, तो जैसे कि इंस्ट्रूमेंटेशन में आएंगे, तो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग वाले इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट तो पढ़ते ही हैं, साथ में एनालॉग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स तो पढ़ते ही हैं, है ना? तो कुछ कुछ कॉमन पेपर वो इलेक्ट्रिकल वाले भी पढ़ते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल तो इलेक्ट्रिकल वाले भी पढ़ते हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी पढ़ते हैं, है कि नहीं? तो ये सब चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी पढ़ते हैं। कंट्रोल सिस्टम तीनों ट्रेड वाले, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल वाले तीनों पढ़ते हैं। तो ये सब जो कॉमन पेपर है ना, इससे क्वेश्चन जो है आ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं फिर से यहाँ पे।
एक मैराथन करवा दो प्लीज। तो किसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ नीचे में लाल पट्टी में एकदम लिखते हुए चल रहा है, बार बार फिर पूछते हैं पीडीएफ कहाँ मिलेगा। अब क्या करूं मैं, बार बार चिल्लाऊं? ओके, क्या बता रहे हैं भैया? मिडे, समझ में नहीं आता है सर। सैंपल पेपर थोड़ा पीडीएफ कर दीजिए सर। कांट अफोर्ड बैच प्राइस। इस बार टीसीएस एग्जाम ले रहा है, बिल्कुल टीसीएस एग्जामिनेशंस को ले रहा है, ठीक है। केमिकल पेपर में केमिस्ट्री का क्वेश्चंस भी रहेंगे क्या? केमिस्ट्री के क्वेश्चंस रहेंगे, वो न्यूमेरिकल बेस्ड रहेंगे, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल में वही मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास सब फाइंड करने के लिए क्वेश्चंस रहेगा। थोड़ा बहुत आपसे फार्मूला इक्वेशंस वगैरह बैलेंस करने के लिए टाइप का क्वेश्चंस दे सकते हैं वो। बाद में केमिकल इंजीनियरिंग से ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं, वो अलग अलग टॉपिक्स है, जैसे हीट ट्रांसफर हो गया, मास ट्रांसफर हो गया, है ना, थर्मोडायनामिक्स हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, ये सभी टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। मैकेनिकल का पीडीएफ, सब कुछ का पीडीएफ अवेलेबल है एसके ट्यूटोरियल ऐप पर, ठीक है। बिल्कुल, हर बार ओएमआर रहता है, इस बार ओएमआर नहीं रहेगा। आप सभी को ऑलरेडी हमने बता दिया है कि ये सीबीटी एग्जामिनेशन होने जा रहा है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं सब कुछ समझ में आ गया होगा। इस बार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन होने जा रहा है, ठीक है। जी, चार्ज लगेगा, ठीक है। चलिए तब हम लोग आगे मूव करते हैं। अब ये टॉपिक को खत्म करते हैं। ये था बेसिक आपका लास्ट स्ट्रेटेजी को लेकर के। आप सभी बच्चों को एग्जामिनेशंस के लिए, सभी दोस्तों को एग्जामिनेशंस के लिए तहे दिल से बेसिकली आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से एग्जामिनेशंस को दीजिएगा। और आज के इस वीडियो में ही हम लोग अब जा रहे हैं कंटिन्यू करने के लिए करंट अफेयर्स को, ठीक है। इसी में हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे करंट अफेयर्स को। पूरा लास्ट तक बने रहिएगा इस